नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले भाग में। दोस्तों पिछले भाग तक हमने गति के बारे में पढ़ा दिया था। दोस्तों एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हमने बताए थे कि गति के यानी कि मोशंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जिसमें कि पहले मैंने बताया था कि सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन, दूसरा है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, तीसरा है दोलन गति ओसिलेटिंग मोशन, और चौथा है आपको आवर्ती गति रिकरिंग मोशन। दोस्तों ये चारों हमने आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं और इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स भी दे चुके हैं कि अगर कोई एक सीध में यानी एक सरल रेखा पे कोई वस्तु गति करे, गमन करे, तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु गति करे तो उसे हम वृत्तीय गति बोलते हैं यानी कि सर्कुलर मोशन। अगर एक दोलन गति बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाए और फिर वहाँ से वापस आ जाए तो इसे दोलन गति बोलते हैं। आवर्ती गति बोलते हैं जब कोई वस्तु अपने आप को एक ही जगह पे गति में दोहराता रहे, आवर्ती गति कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम शुरुआत किए थे गति के नियमों के बारे में, जिसमें हमने पहला नियम जड़त्व का नियम यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बता चुके थे। दोस्तों आज हम फिर से न्यूटन्स गति के पहले नियम को विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों हमने पिछले क्लास में बताया था कि गति के पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था कि अगर कोई वस्तु कहीं पे विराम की अवस्था में है, मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, अगर ये किसी वस्तु कोई विराम की अवस्था में है और हमने कोई आदमी आया और इसको देखा कि ये यहाँ रखा हुआ है, ये 2 घंटे बाद भी आता है तो भी यहीं रखा है, 4 घंटे बाद भी आता है तो भी यहीं रखा है, मतलब वस्तु विराम की अवस्था यानी रेस्ट में है। मतलब कि कोई वस्तु अपना स्थान तब तक परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो, जब तक कि कोई बाह्य बल अप्लाइड नहीं हो। अगर इस पे कोई बाह्य बल अप्लाइड हो जाए तो वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। अपना स्थान परिवर्तन करके ये पॉइंट ए है तो ये ए से बी पे आ जाता है, क्योंकि एक मानव ने इस पे अपना बल आरोपित कर लिया। हम सिर्फ मानव का ही नहीं बोलते हैं, कोई भी बल अगर किसी विरामीय अवस्था में स्थित वस्तु पे लगाया जाए, आरोपित किया जाए, तो वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, और इसी को जड़त्व का भी नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका दूसरा पार्ट था कि कोई वस्तु अगर एक समान गति से चल रहा है यानी 10 kmph से चल रहा है तो वो तब तक अपना गति में परिवर्तन नहीं करेगा, या अपने वेग में एक समान वेग यानी वेलोसिटी से चल रहा है तो वह तब तक एक समान वेग या वेलोसिटी से चलेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जाए। इसी को भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सरल रेखा पे यानी एक लीनियर लाइन पे कोई वस्तु अगर गमन कर रही है किसी फिक्स स्पीड या किसी फिक्स वेलोसिटी से, तो उस पर तब तक कोई चेंजेज नहीं आएगा, उस पर तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, उसके वेग में तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, बाह्य बल लगाया नहीं जाए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। यानी सीधा सा मतलब है कि अगर आपने इस पे फोर्स लगा दिया, एक्सेलरेटर ले लिया या पीछे से किसी ने धक्का मार दिया तो ये 10 की जगह 15 हो जाए, या इधर से धक्का मार के रोक दिया या दोनों कोई इसको खींचने लगा तो 10 की जगह 5 हो जाए स्पीड, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर किसी एक सरल रेखा पे यानी एक लीनियर लाइन पे कोई वस्तु गति कर रही है, मोशन में है, तो अपने मोशंस यानी अपने गति को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई बाह्य बल नहीं आरोपित हो। अगर बल आरोपित हो गया तो वो 10 की जगह 15 या 10 की जगह 5 हो जाए
तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दोस्तों मैंने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी बोला। जड़त्व का नियम दोस्तों इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बता चुके थे। लॉ ऑफ इनर्शिया पहले प्रतिपादन किसने किया, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को दिया किसने, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इसी को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है दोस्तों, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है दोस्तों, यदि कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, या मान लीजिए कि कोई वस्तु नहीं, कोई आदमी किसी चेयर पे बैठा हुआ है, कोई आदमी किसी चेयर पे एकदम पैर रख के बैठा हुआ है, पैर पे पैर रख के, तो दोस्तों वो हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहेगा, यानी विराम अवस्था में, यानी रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। वह अपने अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि कोई वस्तु अगर विरामा अवस्था में है तो वो हमेशा विराम में रहना चाहता है, इसी को बोलते हैं जड़त्व। इसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व। इसका जैसे कि आपको बता दें कि एक एग्जाम्पल कि अगर कोई गाड़ी में किसी सीट पे कोई आदमी बैठा है और यहाँ चालक गाड़ी चला रहा है, यहाँ चालक गाड़ी चला रहा है, तो दोस्तों ये आदमी उसी अवस्था में रहना चाहता है जिस अवस्था में पहले से है, लेकिन जिसने ही ये गाड़ी आगे बढ़ा, ये आदमी पीछे की ओर झुक जाता है, ये आदमी पीछे की ओर झुक जाता है और इसका पैर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि जो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही गाड़ी मोशन में गया, ये आदमी अपने आप को स्थिर रखना चाहता था और उसी अवस्था में रहना चाहता था, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो पीछे की ओर झुक गया। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं दोस्तों। इसी का एक और एग्जांपल कि अगर कोई वस्तु सरल रेखा में मोशन कर रहा है, लीनियर लाइन में मोशन कर रहा है, यानी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन पे जा रहा है, सीधी लाइन पे जा रहा है 10 kmph के स्पीड से, तो वो भी अपना स्पीड में यानी वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं करना चाहता है, वो वैसा ही रहना चाहता है। इसको जड़त्व बोलते हैं। लेकिन जड़त्व के नियम के जस्ट अपोजिट अगर इस पर कोई बाह्य बल लगा दिया जाए तो उसमें उसके सरल रेखीय गति में परिवर्तन हो जाता है। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया दो तरह का होता है, एक विराम जड़त्व, एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व। विराम मतलब रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट इनर्शिया, और दूसरा होता है गतिज जड़त्व, इसको बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों विराम जड़त्व क्या होता है और आपको क्या कहते हैं गति जड़त्व क्या होता है जानते हैं। विराम जड़त्व दोस्तों वह अवस्था जिसमें अभी मैंने बताया कि वो वाला जिसमें कि मानव अगर कहीं बैठा हुआ है और रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रहने देना चाहता है, अपने आप को रेस्ट में ही रहने देना चाहता है, वो अपनी स्थिति में बदलाव नहीं चाहता है। लेकिन बल लगने के कारण, यानी मान लीजिए कि किसी ने चेयर को लात मार दिया या किसी ने चेयर घसका दिया या फिर किसी ने आदमी पे फोर्स लगा दिया, तो बल लगने के कारण, बल के अभाव में तो वो आराम से रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही फोर्स लगा ये स्थिति बदल गई, ये आदमी आगे या पीछे की ओर, जिस तरह का फोर्स लगा, इधर से लगा तो आगे और इधर से लगा तो पीछे की ओर झुकेगा, तो वो आदमी अपनी अवस्था में परिवर्तन तो चाहता नहीं है। इनर्शिया यही बोलता है, इनर्शिया बोलता है कि वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया
कहता है कि जो आदमी जैसा है या जो बॉक्स है, मान लो कोई इस जगह पे, तो यहीं रहना चाहेगा, बदलना नहीं चाहेगा अपने आप की अपनी पोजीशन को, लेकिन फोर्स लगने के कारण बदल जाता है। यही लॉ ऑफ फर्स्ट इनर्शिया है। यानी फर्स्ट इनर्शिया कहता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। चलिए दोस्तों, हम विराम जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। विराम जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। पहला है कि कोई गाड़ी पे बैठा हुआ आदमी, कोई गाड़ी के कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी और कोई चालक चला रहा है किसी गाड़ी को, तो जैसे ही गाड़ी आगे की ओर मूव करती है व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे ही गाड़ी आगे की ओर मूव करती है व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण क्या है कि व्यक्ति बल के अभाव में तो अपने आप को रेस्ट में रहना देना चाहता था, लेकिन गाड़ी के मूवमेंट के कारण ये गाड़ी मूव किया। जैसे कि नीचे वाली वस्तु मूव की और ऊपर वाला चाहता था रेस्ट में रहे, लेकिन इसके मूवमेंट के साथ इसको फोर्स लगा, ये बेचारा पीछे की तरफ गिर गया। यानी ये रेलगाड़ी या बस पे चलते हुआ कोई व्यक्ति अगर विराम अवस्था में है और अचानक से गाड़ी खुल जाए, अचानक से गाड़ी खुल जाए तो वो पीछे की तरफ झुक जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कोई कंबल है, इसमें बहुत सारा डस्ट है, अगर इसको लाठी से झाड़ो तो ये डस्ट नीचे की ओर गिरता है। क्यों गिरता है दोस्तों? कि वो डस्ट कंबल में विरामावस्था में और उसी अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही उस पर बल आरोपित करते हैं वो अपने आप को विरामावस्था से हटा देता है, विरामावस्था से गतिज अवस्था में आ जाता है। इसीलिए कंबल से सारे डस्ट गिर जाते हैं। एक और एग्जांपल दोस्तों पिछले क्लास में हमने दिया था, उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं विराम जड़त्व को। दोस्तों कि ये कोई गिलास है और इसमें दोस्तों पानी भरा हुआ है और इसके ऊपर दोस्तों हमने एक प्लेट रखा और यहाँ पे एक सिक्का डाल दिया। दोस्तों, जैसे ही हम स्पीडली एकाएक इस प्लेट को खींचते हैं, यानी प्लेट को खींचते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि प्लेट यहाँ आ गया और सिक्का यहाँ गिर गया। सिक्का अपने आप को रेस्ट में रहने देना चाहता था, वो यहीं रहना चाहता था, लेकिन प्लेट खींचने के कारण इसको नीचे सतह नहीं मिला जहाँ पे वो अपने आप को टिका सके, वो गिर गया, प्लेट के साथ नहीं गया। यही तो लॉ ऑफ इनर्शिया है कि एकाएक अगर आप प्लेट खींच लीजिए तो उस प्लेट के ऊपर रखी वस्तु रेस्ट में रहना चाहती थी, लेकिन हमने जैसे ही प्लेट खींचा वो रेस्ट में रहने के कारण उसी जगह पे रह गई और वो गिलास में गिर गई, क्योंकि उसको नीचे कोई सतह नहीं मिला जहाँ पे वो अपने आप को स्थिर रख सके। ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी कांच में बहुत तीव्र गति से कोई गोली चलाई जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट को छिद्र करेगी जिस पार्ट में गोली लगता है। जैसे कि दोस्तों ये कांच है तो यहाँ पे ही केवल छेद होगा, क्योंकि गोली इतनी अति और तीव्र वेग से आती है कि केवल कांच के उसी सरफेस या उसी सतह को केवल छिद्र करती है, पूरा का पूरा सतह को नहीं करती है। इसका रीज़न क्या है कि रीज़न होता है क्या कि हम बहुत ही तीव्र वेग से चलाते हैं, जबकि आप कोई कांच पे एक हथौड़ा मारो उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है, तो ये पूरा का पूरा कांच टूट जाता है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया का कारण होता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कांच का जिस भाग पे तीव्र गति से गोली मारे हम वो भाग तो छिद्र हो गया क्योंकि यहाँ पे तो बल लगा, लेकिन कांच का बाकी का जो भाग है वो रेस्ट में रहना चाहता था और रेस्ट में ही रहने के कारण ये टूटा नहीं। जबकि हथौड़ा मारने की वजह से ये कांच का सभी भाग रेस्ट में रहना चाहता था, लेकिन वेग इतना कम था कि ये सभी के सभी भागों पे बल आरोपित हो गया और यहाँ केवल इसी भाग पे बल आरोपित हुआ। तो दोस्तों कांच में गोली मारने के कारण और हथौड़ा मारने के कारण, कांच में गोली जब लगती है तो केवल वही भाग छिद्र होता है, हथौड़ा मारने पे पूरा का पूरा भाग छिद्र होता है। इसका कारण है कि कांच के सभी, अगर तीव्र गति से हम गोली मारते हैं तो बाकी भाग रेस्ट में
रहना चाहता है तो वो रेस्ट में रह गया। हथौड़ा मारने की वजह से वेग अति निम्न होता है, यानी बहुत कम वेलोसिटी होता है, जिस कारण कांच पूरा का पूरा टूट जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गतिज जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि गति जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें कोई वस्तु अगर एक समान वेग से गति कर रही है, जिसमें एक समान वेग से कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति में ही रहना चाहता है, उसी एक समान वेग में रहना चाहता है। यही एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बस अगर चल रही है किसी गति से तो वो गति में ही रहना चाहता है, वो गति में ही रहना चाहता है, अपने गति में परिवर्तन नहीं करना चाहता है। इसको गतिज जड़त्व बोलते हैं। लेकिन अगर इस पर कोई बाह्य बल आरोपित कर दिया जाए तो इसका गति में परिवर्तन हो जाता है। यही न्यूटन्स का पहला लॉ बोलता है। जैसे कि एक तेज चलती हुई बस या तेज चलते हुए रेलगाड़ी में अगर एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए तो रुकने पर बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। विरामावस्था में क्या होता था कि व्यक्ति विराम में था, गाड़ी आगे मूव किया तो इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर झुका। लेकिन अगर गाड़ी मूव कर रहा है और गाड़ी अचानक से ब्रेक मारा और रुक गया तो इसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति था वो आगे की ओर झुकता है, ये गति जड़त्व के कारण होता है। विराम जड़त्व के कारण व्यक्ति पीछे की ओर झुकता था गाड़ी खुलने पे, जबकि गाड़ी रुकने पे गति जड़त्व के कारण व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। चलिए दोस्तों, इसका एक और एग्जाम्पल जानते हैं। अगर दोस्तों कोई तेज चलती हुई गाड़ी या तेज चलती हुई रेलगाड़ी, अगर उसमें कोई बैठा व्यक्ति गेंद को ऊपर उछालता है तो वापस गेंद उसके हाथ में ही आ जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होता है क्षैतिज वेग समान रहने के कारण। मतलब इसमें कोई व्यक्ति अगर किसी गेंद को ऊपर फेंका तो इसका और इसका क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल होने के कारण ये गेंद गाड़ी यहाँ पे आने के बाद व्यक्ति के हाथ में ही आता है। ऐसा गतिज जड़त्व के कारण होता है। इसके बाद हम आपको बोले कि जैसे कि कोई ट्रक पे कोई सामान लदा है और वो अगर अचानक ब्रेक मारे तो सामान जो है आगे की ओर झुक जाता है। ये तो वही व्यक्ति वाला हो या सामान वाला हो, ये दोनों एक ही नियम है। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध के बारे में। जड़त्व और द्रव्यमान के तो कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ये एरो ज़्यादा बता रहे हैं, ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम देखते हैं कि अगर कोई दो बॉल है, एक है टेनिस बॉल और एक है क्रिकेट बॉल। तो दोस्तों जब इसको एक समान स्पीड से, दोनों को अगर हम एक समान स्पीड से समान दूरी तक उछालें और जब ये वापस गिरने लगे तो दोस्तों टेनिस बॉल जो है टेनिस बॉल को पकड़ने वाला व्यक्ति कम फोर्स लगाता है, जबकि इसमें व्यक्ति जो है ज़्यादा फोर्स लगाता है। क्योंकि जो जड़त्व है अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु का ज़्यादा होने के कारण जड़त्व को स्थिर करने के कारण फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और जड़त्व कम होने के कारण फोर्स कम लगाना पड़ता है। इसका मतलब अगर जड़त्व ज़्यादा होगा तो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर जड़त्व कम होगा तो उसको स्थिर करने के लिए कम फोर्स लगाना होगा। मतलब दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ बल की परिभाषा देता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बल का डेफिनेशन देता है।
मतलब कि हमने बोला अगर जड़त्व ज़्यादा हो तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा जड़त्व को स्थिर करने के लिए, यानी इसको स्टेबिलिटी देने के लिए। और अगर बल जड़त्व कम हो तो हम कम फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो फोर्स का डेफिनेशन देता है, फोर्स का डेफिनेशन यानी परिभाषा देता है, परिभाषा देता है। तो अब हम जानते हैं बल क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि बल क्या होता है। दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बल क्या होता है, बल की परिभाषा और बल के जो डेराइव्ड हैं, यानी कि बल का जो डेरिवेटिव्स है, बल का परिभाषा और बल का फॉर्मूला कहाँ से हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहें उपागम एकेडमी के साथ।